द स्टोरी हेमलेट। किसी वक्त डेनमार्क के दूर देश में हेमलेट नाम का राजा राज करता था। उसका एक परम सुंदर रानी थी। राजा रानी को तथा रानी राजा को हृदय से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे पर कुर्बान होने को तैयार रहते थे। उनके एकमात्र लड़के का नाम कुमार हेमलेट था, जो माता की अपेक्षा पिता का ही ज़्यादा लाडला और प्यारा था। एक दिन अनायास ही महाराज हेमलेट की मृत्यु हो गई और उसके छोटे भाई क्लेदियस ने आंखों में आंसू भरकर बड़े खेत से प्रजा को यह खबर सुनाई कि विषैले सांप के काटने से राजा की तत्काल मृत्यु हो गई है। लोग राजा को अपने पिता के समान समझते थे, इसलिए उसकी मौत पर सारी प्रजा में गहरा शोक छा गया। महाराज की मृत्यु पर अगर किसी को सबसे अधिक आघात पहुंचा था तो वह था कुमार हेमलेट। पिता के वियोग में रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली। रात को सोते वक्त पिता का नाम लेकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठता। अभी उसकी आंखों से अपने प्रिय पिता के वियोग के आंसू भी न सूख पाए थे कि 2 माह के थोड़े समय के बाद ही उसने एक और दुखद खबर सुनी कि उसकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया है। विवाह भी किससे? स्वर्गीय महाराज के छोटे भाई क्लेदियस से, जो रूप रंग तथा गुणों में अप्रशंसनीय तो क्या प्रयुक्त रानी का पति तथा राजा कहलाने के भी बिल्कुल अयोग्य था। इससे भी खराब बात जो कुमार हेमलेट को लगी वह थी कि उसकी माँ की इस विवाह को करने में जल्दीबाजी। कहाँ तो वह स्वर्गीय महाराज को अपने तन मन से ज़्यादा प्यार करती थी और कहाँ उनकी मृत्यु के केवल 2 महीने के पश्चात ही उन्हें बिल्कुल भुलाकर दूसरा पति भी कर बैठी। यह देखकर कुमार हेमलेट के मन पर गहरी चोट लगी और मारे शर्म के उसका दिल डूब मरने को चाहने लगा। एक दिन वह इसी चिंता में बैठा सोच रहा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ क्यों बदल गई कि सहसा उसके ध्यान में आया कि हो न हो इस विवाह में भी कोई रहस्य है। हो सकता है कि मेरे चाचा तथा मेरी माँ ने जानबूझकर मेरे पिता की हत्या करवाई हो और झूठ मूठ ही प्रजा में सांप काटने का समाचार फैला दिया हो। मेरे पिता को डसने वाला विषैला सांप अन्य कोई नहीं, यह क्लेदियस है। राज्य के लोभ से उसने मेरे पिता को मरवा दिया है तथा मेरी माता को बस में करके अब मेरे राज्याधिकार पर भी फन फैलाए बैठा है। इन्हीं चिंताओं के कारण वह दिनों दिन दुबला होने लगा। उसका फूला सा चेहरा कुम्हलाकर पीला पड़ गया तथा वह बच्चों वाली चुलबुलाहट भूलकर बूढ़ों की भांति दिन रात चिंताग्रस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन महल के पहरेदारों ने उसे बताया कि स्वर्गीय महाराज की प्रेत आत्मा को महल के सामने हाजिर होते देखा है। वह 3 दिन लगातार हाजिर होती रही और हर बार चुपचाप आई और जुबान से बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप चली गई। मगर उसकी चाल ढाल से यही पता चलता था कि वह किसी को ढूंढ रही है तथा कुछ बात कहना चाहती है। यह सुनकर कुमार हेमलेट को विश्वास हो गया कि वह उसी की पिता की आत्मा भटकती है। उसने आत्मा से भेंट करने का निश्चय किया तथा दूसरे ही रात को पहरेदारों के साथ उसी जगह पर जा बैठा।
जहां उन्होंने पिछले रातों में उसके पिता की प्रेतात्मा को देखा था। जब रात का अंधकार छा गया तथा महल की घड़ी ने 10 बजाए, तो एक पहरेदार ने महल के समक्ष वाले चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए हैमलेट के कान में धीरे से कहा, भूत। कुमार को चांद की चांदनी में साफ दिखाई दिया कि उसके पिता की छाया लगभग 60 कदम की दूरी पर खड़ी उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही है और जैसे कुछ कहना चाहती है। वही चाल, वही ढाल तथा वही वेश था जो महाराज ने अपने अंतिम पलों में धारण किया हुआ था। उसे देखकर एकदम कुमार के मुंह से निकल पड़ा, पिताजी। और वह पहरेदारों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही पिता की प्रेतात्मा की तरफ लपका। वह छाया मुंह से एक शब्द भी न बोली तथा हाथों के इशारों से उसने कुमार को ऐसे अकेले स्थान पर चलने को कहा जहां कोई भी उनकी बात को ना सुन सके। यह देखकर एक पल के लिए कुमार के मन में संदेह हुआ कि कहीं यह कोई मायावी प्रेतात्मा न हो तथा मेरे पिता के रूप में प्रकट होकर कहीं मुझे छलना न चाहती हो। दूसरे ही क्षण उसके अंतरात्मा ने अंदर से गवाही दी कि यह तेरे पिता की ही भटकती आत्मा है, और कुमार निडर होकर उसकी तरफ चलने लगा जिस तरफ छाया उसे ले जाना चाहती थी। जब वे एक बिल्कुल एकांत स्थान में पहुंचे तो छाया ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा, और फिर कुमार की तरफ झुककर बोला, कुमार। कुमार ने देखा कि स्नेह तथा लाड़ से भरा यह वही स्वर है जिसके जरिए उसने स्वर्गीय पिता जब बहुत उदास होते तो उसे पुकारा करते थे। इससे कुमार का हौसला बढ़ा और उसने साहस करके पूछा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस बात ने आपको परलोक के खामोश वातावरण से लौटकर फिर इस दुनिया में आने को मजबूर किया है। आपके मन की उस अशांति तथा इस भटकने की क्या वजह है? छाया ने फुसफुसाते लहजे में कहा, मेरी रहस्यमयी हत्या। कुमार को जिसका शक था उसी की पुष्टि सुनते हुए उसने एकाएक चौंककर पूछा, क्या हत्या? छाया, हाँ, हत्या। अपनी हत्या के इसी रहस्य को बताने के लिए तब से मेरी आत्मा भटक रही है। आज वह रहस्य तुम्हें बताकर मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। कुमार ने सहसा आवेश में आकर कहा, किस दुष्ट ने की आपकी? छाया ने उसी बात काट कर कहा, कुमार, जोश में मत आओ, धैर्य से सुनो। अपनी मौत के दिन प्रातःकाल मैं उसी स्फूर्ति से जागा था जिससे कि बसंत के उषा काल में गुलाब की एक कली खिला करती है। उठकर मैं प्रतिदिन की भांति नहाया धोया और दरबार के कार्य से निबटकर महल के उसी बाग में सुस्ताने के लिए जा लेटा जिसमें अभी मेरी तुमसे भेंट हुई थी। वहां के झोंकों के ठंडे स्पर्श से पल भर में मेरी आंखें लग गई और मैं स्वप्नलोक में विहार करने लगा था। तभी तुम्हारा चाचा अर्थात मेरा छोटा भाई क्लेडियस दबे पैर उस बाग में आया तथा चुपके से उसने मेरे कान में किसी विषैले तेल की सिर्फ 2 बूंद टपका दी। बूंद के कान में टपकते ही मेरी नस नस जल उठी और मेरा मन एक बार फिर से 100 बार धड़ककर गतिहीन हो गया। इस तरह एक क्षण में ही उस जालिम ने मुझे अपने राज्य, अपनी पत्नी तथा अपने प्यारे पुत्र से छीनकर अंधकार की दुनिया में जा धकेला, जहाँ मेरी आत्मा को गति नहीं और मेरे दिल को शांति नहीं।
कुमार, तुमसे तनिक भी स्नेह है तो कुमार, तो मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। छाया, हाँ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मगर एक बात याद रखना कि अपनी माता के अपराधों को क्षमा करके उसे भगवान के इंसाफ पर छोड़ देना। यह कहकर महाराज की प्रेत आत्मा अंतर्धान हो गई। उसी पल से कुमार हैमलेट अपने चाचा से बदला लेने की फिराक में रहने लगा। हैमलेट जैसे सरल हृदय कुमार के लिए किसी की हत्या करना जैसा चाल रचना कोई आसान बात न थी। फिर क्लैडियस के गुप्तचर हर वक्त और हर जगह उसका पीछा करता था तथा उसकी छोटी से छोटी बात को क्लैडियस तक पहुंचा दिया करते थे। शक की इस चार दीवारी से बचने के लिए कुमार को एक उपाय सूझा। वह जानबूझकर पागल बन बैठा। चाल ढाल, वेशभूषा तथा बातचीत में उसने पागलपन का अभिनय इस निपुणता के साथ किया कि स्वयं क्लैडियस तथा रानी को भी पूरा विश्वास हो गया कि कुमार का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा और क्लैडियस ने उसकी जासूसी कराना भी छोड़ दिया था। क्लैडियस के दरबार में एक वजीर था जिसकी पुत्री ओफिलिया से कुमार प्यार करता था। सबने यही समझा कि प्रेम के आवेश में ही कुमार पागल हो गया है। उसकी इसी समझ की ओट में और क्लैडियस को चकमा देने के विचार से कुमार ने एक उटपटांग खत ओफिलिया के नाम लिखा, जिसकी उल्टी सीधी भाषा से यही जाहिर होता था कि वह अब भी ओफिलिया को दिल से प्रेम करता है और प्यार की बीमारी ने उसे पागल बना दिया है। ओफिलिया ने यह खत अपने पिता को दिखाया और उसके पिता ने क्लैडियस को। खत की भाषा को पढ़कर क्लैडियस का कुमार के लिए रहा सहा संदेह भी जाता रहा और उसने उसकी चौकसी कराना बिल्कुल छोड़ दिया। अब कुमार सब कहीं जाने तथा सब कुछ करने को स्वतंत्र था। उसने छिपे छिपे क्लैडियस की मौत का जाल रचना आरंभ कर दिया। संयोगवश उन्हीं दिनों एक ड्रामा मंडली वहां आई। कुमार ने भी मंडली का एक ड्रामा देखा जिसमें एक राजा की हत्या का मंजर दिखाया गया था। हत्या का वह दृश्य इतना स्वाभाविक बन गया था तथा नटों ने उसे इस निपुणता से खेला था कि राजा की हत्या होते वक्त दर्शक लोग त्राही त्राही चिल्ला उठे थे तथा कई तो बेहोश तक हो गए थे। उस नज़ारे को देखकर कुमार को अपने पिता की हत्या स्मरण हो आई तथा साथ ही उसे यह भी विचार आया कि इसी नाटक की कथा में कुछ परिवर्तन करके स्वर्गीय महाराज हैमलेट का मृत्यु दृश्य रंगमंच पर दिखाया जाए तथा उसे देखने के लिए क्लैडियस को भी बुलाया जाए। देखें नाटक का उस पर क्या असर होता है। अगर वह बिल्कुल पत्थर दिल न हुआ और उसमें थोड़ी सी सहृदयता शेष हुई तो अपने हाथों से किए गए कांड का अभिनय अपनी आंखों के सामने देखकर वह अपने आप को संभाल न सकेगा। इससे उसके हत्यारा होने का मुझे आंखों देखा सबूत मिल जाएगा। यही सोचकर उसने तीसरे ही दिन ड्रामा मंडली को राजभवन में एक नाटक खेलने के लिए कहा, जिसकी कथा संक्षेप में यह थी। बिनिया नगर में एक गुंजाक नाम का राजा था। उसकी रानी बेप्तिस्ता उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। राजा का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था लोशियन। वह मन ही मन राजा के ऐश्वर्य तथा उसकी रूपवती रानी को देखकर जला करता था। एक दिन राजा गुजांग अपने महल की एक फुलवाड़ी में सोया हुआ था।
कि लोसियन ने दबे पैर जाकर राजा के कान में विषैले तेल की 2 बूंदें टपका दी, जिसके फलस्वरूप राजा ने उसी पल तड़पकर प्राण त्याग दिए और लोसियन ने राजा की पत्नी को काबू में करके उसके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। वस्तुतः यह क्लैडियस के अपने गुनाह की सच्ची कहानी थी, केवल व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए थे। जब नाटक आरंभ हुआ और रानी बेप्तिस्ता ने गुज्जाम के समकक्ष अपने प्यार की सौगंध उठानी शुरू की, तो वार्तालाप को सुनकर रानी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आगे चलकर जब नाटक में एक फुलवारी का नजारा दिखाया गया, जिसमें एक ओर राजा गहरी नींद में सोया था और दूसरी तरफ से लोसियन हाथ में विषैले तेल की शीशी लेकर राजा के कान के पहुंचा, तो इस नजारा को देखकर क्लैडियस का मन डावाडोल हो गया, जिसे वह अब तक एक छिपा रहस्य मान रहा था। उसी रहस्य भरी हत्या का खुलेआम ड्रामा देखकर वह देर तक न बैठ सका और बीमारी का बहाना करके आधे ड्रामे से ही उठकर चला गया। कुमार हैमलेट ने इसी अभिप्राय से यह नाटक खिलवाया था और नाटक के शुरू से ही वह टकटकी लगाकर क्लैडियस के मुंह पर आते आते भावों को भांपता रहा। इसलिए जब उसने क्लैडियस को बेचैनी की हालत में अधूरे नाटक से ही उठकर जाते देखा, तो पास बैठे अपने एक दोस्त के कान में कहा, देखा क्लैडियस के दिल का चोर। दोस्त ने कहा, यही हत्यारा है। कुमार ने कहा, चुप रहो, अब कुछ कहने या करने का समय नहीं। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें कहूँगा। नाटक खत्म हुआ तो रातों रात ही रानी ने कुमार को एक जरूरी संदेश भेजकर अपने पास बुलवा भेजा। कुमार को समझते देर न लगी कि इसमें भी क्लैडियस की ही साजिश है। उसे माँ पर भी क्रोध आ रहा था, मगर शीघ्र ही उसने पिता के प्रेत आत्मा के ये शब्द याद आए कि माता के अपराध को माफ कर देना। कुमार यह सोचकर उसी क्षण माँ से मिलने के लिए चल दिया, जिस बात का उसे पहले से ही अंदाजा था। माँ ने उससे कहा, कुमार, अपने पिता के लिए तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं। कुमार ने कड़क कर पूछा, किस पिता के लिए? माँ, महाराज क्लैडियस के लिए। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। ये अल्फाज सुनकर कुमार की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसने क्रोध से होठ चबाते हुए कहा, माँ, तुम्हारे मुंह से उस पुरुष के लिए जो स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है, यह शब्द सुनकर मेरा सिर लज्जा से झुका जा रहा था। पिता जैसा पवित्र नाम क्लैडियस जैसे नीच आदमी को देने से पहले मैं तलवार से उसके टुकड़े क्यों न कर दूं। कुमार को गुस्से में आया देख रानी को कुछ और कहने का साहस न हुआ और वह वहां से उठकर जाने लगी। कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और कहा, माँ, मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे एक सवाल का उत्तर न दे दो। रानी ने हाथ छुड़वाकर भागना चाहा, मगर कुमार ने उसे दृढ़ हाथों से पकड़कर बैठा लिया। रानी ने भय से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। रानी की चिल्लाहट सुनकर पर्दे के पीछे से बाहर की तरफ से भी किसी पुरुष ने बचाओ बचाओ का शोर मचाया। कुमार को लगा कि हमारी बातें छिपकर सुनने के लिए क्लैडियस ही पर्दे के पीछे बैठा होगा और अब रानी को चिल्लाते देख वह भी चिल्लाने लगा है। यह सोचकर कुमार रानी को कमरे के एक कोने में धकेलकर बिजली की फुर्ती से तलवार लेकर पर्दे की ओर झपटा। तलवार के पड़ते ही किसी ने हाय कहने का तथा धड़ाम से नीचे गिरने का अल्फाज सुनाई दिया।
कुमार ने झटपट आगे बढ़कर जाकर देखा तो वह क्लेडियस न था, अपितु उसकी प्रियतमा ओफिलिया का पिता था, जो क्लेडियस की खुशामद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर छिपकर कुमार की बातें सुनने के लिए आया था। कुमार के मुंह से सिर्फ इतना निकला, इस अपराध के लिए ओफिलिया मुझे कभी माफ न करेगी। इस बार उसके पिता की आत्मा को सद्गति दे। यह सुनकर कुमार रानी की तरफ बढ़ा। मारे भय के रानी की बोलती बंद हो चुकी थी और वह अचेत होकर जमीन पर गिरना ही चाहती थी कि कुमार ने अपने हाथ का सहारा देकर उससे कहा, माँ, डरो नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हैमलेट हूँ और स्वर्ग की देवी के समान तुम्हारी पूजा करता हूँ। डरावना आदमी तो स्वयं क्लेडियस है, जिससे तुम्हें डरना चाहिए। वह स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है। उसने उनके लहू से हाथ रंगकर डेनमार्क के सिंहासन पर हक जमा लिया है और अब हमारे पुरखों की इज्जत के साथ अटखेलियां करना चाहता है। रानी मुख होकर सुनती रही। सामने ही एक दीवार पर महाराज हैमलेट का फोटो टंगा था। कुमार ने उसी ओर संकेत करके कहा, वह देखो माँ, पिताजी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो माँ और बेटे के इस मिलन पर वे भी गदगद होकर हमें गले लगाना चाहते हो। ये अल्फाज कुमार ने इस दर्द भरे स्वर में कहे कि रानी का मन मोम की तरह पिघल गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। कुमार ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, माँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम आशीर्वाद दो। कुमार ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे के दूसरे कोनों में गंभीर स्वर सुनाई दिया कि मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला ले सकूं। कुमार ने हैरान होकर देखा तो उसके पिता की प्रेतात्मा शोकभरी मुद्रा में उसके समक्ष खड़ी थी। उसे देखकर कुमार के मुख से एक चीख निकल गई तथा उसने उसी तरफ टकटकी लगाते हुए कहा, पिताजी। इस जवाब में प्रेतात्मा ने उसी धैर्य के साथ कहा, कुमार, मैं तुम्हारे फर्ज की याद दिलाने आया हूँ। तुम कहीं उसे भूल तो नहीं गए? कुमार ने कहा, नहीं पिताजी, जान रहते मैं आपकी आज्ञा को कभी भूल नहीं सकता। मैं उस हत्यारे से बदला लेकर रहूंगा। प्रेतात्मा, मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कि बदला के लिए बिना मेरी आत्मा भटकती रहेगी। क्लेडियस की मौत से ही मेरी आत्मा को सच्ची शांति हासिल हो सकती है। यह कहकर प्रेतात्मा गायब हो गई। रानी ने कुमार को कांपते तथा दीवार की ओर टकटकी लगाए देखा, किंतु इसके अतिरिक्त उसे कुछ न दिखाई दिया। हाँ, जितने समय प्रेतात्मा कमरे में रही, उतनी देर उसे अपने चारों तरफ सर्दी की एक लहर के साथ साथ कपकपी का गुमान होता रहा। कुमार ने महाराज की प्रेतात्मा के विषय में रानी को कुछ न बताया, सिर्फ उसे क्लेडियस से होशियार रहने की चेतावनी देकर गली के अंधकार में कहीं गुम हो गया। पल पल की खबर गुप्तचरों के जरिए क्लेडियस के पास पहुंच रही थी। उसने दूसरे दिन कुमार को विदेश भेजने का इंतजाम कर लिया और बहाना बनाया कि राजपुरुष के हत्यारा करने के कारण प्रजा के लोग कुमार से बहुत चिढ़े हुए हैं और डेनमार्क में रहते हुए उसके प्राणों का डर है। उसने प्रातःकाल ही कुमार को अपने 2 अफसरों के साथ जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया तथा गुप्त रूप से अफसरों को समझा दिया कि वे वक्त पाकर वे समुद्र में ही कुमार की हत्या कर दें।
जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुमार का जीवन अभी शेष था, इसलिए कुछ ऐसी बात बनी कि किनारे से दूर जाते ही उसकी जहाज समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में वे दोनों अफसर मारे गए तथा डाकुओं ने कुमार को पहचानकर उसे बड़े सम्मान के साथ वापस डेनमार्क पहुंचा दिया। जहाज से नीचे पैर रखते ही कुमार ने जो पहली खबर सुनी वह यह कि उसकी प्रियतमा ओफिलिया अपने पिता के वियोग में न सहकर इस विश्व से चल बसी है और उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जा रही है। कुमार पागलों की भांति बेतहाशा भागता हुआ जा पहुंचा जहां ओफिलिया की अर्थी रखी थी तथा उसका भाई उसे दफनाने ही वाला था। क्लैडियस रानी तथा दूसरे दरबारी भी वहां उपस्थित थे। उस भीड़ को चीरता हुआ कुमार अर्थी के पास पहुंचा तथा बेसुध सा होकर अर्थी पर गिर पड़ा। ओफिलिया के भाई ने देखा कि यही वह कुमार है जिसने मेरे पिता का खून किया है तथा मेरी बहन की मृत्यु की भी यही वजह है, तो वह बदला लेने के लिए कुमार पर झपट पड़ा। यह देखकर क्लैडियस मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने इस वक्त तो उन दोनों को छुड़ा दिया, किंतु बाद में उन दोनों का द्वंद्व युद्ध होना निश्चित करवा दिया। यह भी क्लैडियस का एक नीचता भरा जाल था। उसने ओफिलिया के भाई को भड़काकर उसे इस बात पर राजी कर लिया कि दंत युद्ध में नियम के मुताबिक कुमार तो नकली तलवार से लड़ने आएगा, मगर वह विष में बुझी हुई असली तलवार लेकर जाए और मौका पाते ही कुमार का वध कर दे। दंत का वक्त निश्चित हो गया और नगर के सहस्त्रों नागरिक इस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हुए। ओफिलिया के भाई ने शुरू में जानबूझकर अपने वार खाली दिए तथा कुमार अपनी जीत देखकर प्रसन्नता से उछल रहा था, तो अपने विषैली तलवार से कुमार पर उसने भयानक वार किया। कुमार अपनी ओर से संभला और बहुत संभला, फिर भी तलवार की एक खुरचन उसके जिस्म पर लगी। विष से अपना असर दिखाना शुरू किया और कुमार की देह आग की तरह जलने लगी। यह देखकर कुमार क्रोध से पागल हो उठा और उसने अपने दुश्मन के हाथ से उसी की तलवार लेकर उसकी छाती में घुसेड़ दी। यह देखकर रानी बुरी तरह घबरा गई और अपनी घबराहट मिटाने के लिए पास पड़े शरबत के प्याले को मुंह से लगा लिया। वास्तव में यह प्याला क्लैडियस ने खास तौर से कुमार के लिए तैयार करवाया था और उसमें वही विष घोला गया जिसकी 2 बूंद महज उसने महाराज हैमलेट के कान में डाला था। उसने सोचा कि अगर दुर्भाग्यवश कुमार उस जंग से जीवित बच निकला तो वह यह प्याला पिलाकर हमेशा के लिए अपने रास्ते के कांटे को निकाल फेंकेगा। इस अभिप्राय से उसने वह प्याला अपने पास रखा तथा रानी को यह बात कहने उसे याद न रही थी। प्याले को मुंह से लगाते ही रानी ने 2 बार हाय जहर का और निर्जीव होकर वहीं लुढ़क गई। कुमार ने अपनी आंखों से पिता की अर्थी देखी थी तथा अब अपनी आंखों से माता को भी तड़पते देखा। उसने अपने शरीर में भी विष फैल चुका था और उसे यकीन हो गया था कि अब वह कुछ क्षणों का ही मेहमान है। फिर वह अपने कुल के हत्यारे को जीवित क्यों छोड़े। वह बिजली के बेग में से क्लैडियस पर झपटा तथा वही विषैली तलवार उसने उसकी छाती में चुभो दी। तड़पने से पहले ही क्लैडियस मरकर वहीं ढेर हो गया था। उसके कुछ ही पलों के बाद कुमार ने भी प्राण त्याग दिए, मगर तब तक उसके मन में यह बात की आरज़ू न रही थी
कि उसने अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं लिया। अब वह उसकी आंखों के समक्ष लहू से लथपथ पड़ा धरती को चूम रहा था। इस दृश्य से कुमार के दिल को असीम शांति मिली तथा महाराज हेमलेट को भी।